हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी केमिस्ट्री मिस्ट्री बाय रुचिका। सो आज का ये वीडियो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स का फोर्थ वीडियो रहने वाला है एंड इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एजुलीन एंड नैप्थलीन। तो ये दो कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस क्या है एंड कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। तो इन दोनों को पढ़ने से पहले हम कुछ कंपाउंड्स और कवर अप कर लेते हैं ताकि थोड़ा से जो चैप्टर्स हमारा जो स्पेस है हमारा इस चैप्टर का वो जल्दी जल्दी कवर हो जाए। तो सबसे पहला कंपाउंड है हमारा ट्रोपीलियम। इस कंपाउंड को बोलते हैं ट्रोपीलियम। तो अब इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या है एंड ये किस तरीके से रेजोनेट करता है। तो सबसे पहले तो इसको पढ़ते हैं। आई होप आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना आता है। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे एक क्वेरी भेज सकते हो कि आपको अगर नहीं आता है तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो लेके आऊँगी डिटेल में कि किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस तरीके से बॉन्ड को तोड़ना। पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा एंड इधर हमारा बॉन्ड बन जाएगा। आपको रुकना नहीं है जब तक पूरा आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन नहीं जाते। कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको स्किप नहीं करना है, ये याद कर लेना आपको। तो ये आपके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गए। इस कंपाउंड के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने? 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने। एंड अब इसका रेजोनेंट अगर हाइब्रिड बनाए तो इस तरीके से बनेगा। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है एंड इस कंपाउंड का नाम है ट्रोपीलियम। ठीक है, ये कंपाउंड हमारा देखो एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। ठीक है, इस कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हकल रूल को फॉलो कर रहा है एंड इसी वजह से ये कंपाउंड हमारा हो गया एरोमेटिक। एंड इसी एरोमेटिसिटी की वजह से ये हाईली स्टेबल कंपाउंड है और हाईली स्टेबल होने की वजह से इस कंपाउंड को हम कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, कैन बी स्टोर्ड। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है ना कि कोई कंपाउंड या इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं अगर कि क्या ये कंपाउंड को स्टोर किया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा कि अगर वो एरोमेटिक है तो सबसे पहले तो निकाल लो कि एरोमेटिक है कि नहीं है। अगर एरोमेटिक है तो मतलब वो हाईएस्ट स्टेबिलिटी पे है ऑटोमेटिकली अपने। ठीक है, अगर स्टेबल है तो उसको कहीं भी आप स्टोर कर सकते हो। अगर एंटी एरोमेटिक आया तो मतलब वो कंपाउंड बहुत ही अनस्टेबल है, बहुत ही रिएक्टिव है, तो आप उसको ऐसे ही स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट कंपाउंड हमारा आता है ट्रोपोन। ये हमारा हो गया ट्रोपीलियम, इसी तरीके से बनेगा ट्रोपोन। बस इनमें डिफरेंस क्या होगा कि ट्रोपोन में यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाएगा एंड ट्रोपीलियम में यहाँ पे कैटायन था ऑक्सीजन की जगह। तो ये कंपाउंड जो है ये मैंने आपको कराया है पिछले वीडियो में, जहाँ पे इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज़्यादा आया था। ठीक है, तो ये भी हमारा कंपाउंड जो है वो हाईली स्टेबल होता है। क्यों हाईली स्टेबल होता है? जब ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा तो इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बनाओगे जब, तो भी इस तरीके से ही बनने वाला है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन का। अब ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाले जैसे ही पूरा रिवॉल्व करने वाला है, ये इस तरीके से पूरा डीलोकलाइज हो जाएगा। ठीक है, एंड इसका जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड हमारा इस तरीके से बनेगा ये। एंड इसका नाम क्या है? ट्रोपोन।
देखो कंपाउंड्स के नाम याद रख लेना, क्योंकि जब पेपर में एग्ज़ाम में हमारे यूपीएससी के जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो कभी कभी आपको सिर्फ और सिर्फ नाम दे देते हैं कि ट्रोपोन इस ये है, ट्रोपोन की बिहेवियर ये होती है, बट जब तक आपको उसका स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तब तक आप उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकाल के किस तरीके से आप बताने वाले हो। तो इसीलिए कुछ कंपाउंड्स आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने देखा ज़रूर होगा कंपाउंड, पर आपको नाम नहीं पता होगा इसका। तो अब नेक्स्ट हमारा आता है कंपाउंड पेंटालीन का। ये पेंटालीन है, ठीक है। अब एक इसी में ही दो चीज़ पढ़ो कि एक हमारा पेंटालीन कंपाउंड है, पेंटालीन, एंड नेक्स्ट एक कंपाउंड है हमारा हेप्टालीन। ये दो कंपाउंड्स हैं। अब देखो इन दोनों कंपाउंड्स देखा जाए तो अभी तो ये हमारे एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। इसमें हमारे हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड इसमें हमारे 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दोनों ही हकर रूल को फॉलो कर रहे हैं हमारे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले को, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक एंड ये भी एंटी एरोमेटिक। बट अब इसमें देखा जाए तो इनका जो डाई एनायन है, इन दोनों कंपाउंड्स का जो डाई एनायन है वो एरोमेटिक होता है। अभी कैसे एरोमेटिक हो गया, तो चलो इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेंटालीन डाई एनायन की, ठीक है। ये पेंटालीन हो गया, डाई एनायन का मतलब कि दो चार्ज है उसमें नेगेटिव के। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम। अब इसमें क्या करना है हमको कि एक बॉन्ड को हटाना है एंड उसमें दो नेगेटिव चार्ज आपको लिख देने हैं। तो मैं इस बॉन्ड को हटाऊंगी, इस वाले बॉन्ड को, एंड यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज को ऐड कर दूंगी। अब ये जो नेगेटिव चार्ज हमारे जो अकर हुए हैं ना, अब ये अपना डीलोकलाइजेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज होगा इस तरीके से। ये ऐसे ही रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे देखो कोई बॉन्ड ही नहीं है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड नहीं, ये इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है। तो अब इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा एंड यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के बीच में। अब ये इस रिंग में भी रेजोनेट करने लगेगा। यहाँ पे ये बॉन्ड आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज एंड ये स्ट्रक्चर। सॉरी, इधर बनेगा एंड ये इस तरीके से बनेगा। देखो ये जो कंपाउंड हमारा, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि जो हमारे नेगेटिव चार्ज है ना वो अपोजिट है। अगर सेम साइड रहते इधर तो ये रिपेल करते, तो ये सबसे कम स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है एंड ये सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। एंड ये हमारा देखो 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे आए हैं एंड ये हमारा हो गया एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक। ये हमारा फाइनली हो गया एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये एरोमेटिक हो गया। अब यहाँ पे जो ये बॉन्ड बना है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पार्शियल बॉन्ड फिक्सेशन, एक कॉन्सेप्ट बताया था जो कि बेंजीन रिंग फॉलो करती है। एंड ये पार्शियल बॉन्ड फिक्सेशन कैसे आता है ये आप मेरे पिछले वीडियो में पढ़ सकते हो, तो वहाँ मैंने एक डिटेल में कवर करी है। तो इस केस में देखो 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। तो 5 मेंबर रिंग में पार्शियल बॉन्ड फिक्सेशन का कोई मतलब नहीं होता। मतलब कि अगर यहीं पे अगर ये मान लो बेंजीन रिंग होती,
मतलब कि अगर ये नैप्थलीन होता इस केस में एंड ये बॉन्ड दोनों के बीच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अगर, तो इन बॉन्ड के पार्टिसिपेट करने की वजह से इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो कम हो जाती है, कंपाउंड थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है एज़ कम्पेरेटिव टू ओरिजिनल कंपाउंड। ठीक है, ओरिजिनली होनी चाहिए थी हमारी, जो एक्सपेक्टेड होता है उसके हिसाब से वो और कम आता है। उसी केस में ये देखा जाए तो यहाँ पे भी हमारा डबल बॉन्ड शेयर हो रहा है इन दोनों रिंग के बीच में, बट यहाँ पे हमारा पार्शियल बॉन्ड फिक्सेशन का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर रिंग ही करती है। यहाँ पे आपकी एरोमेटिसिटी वैसे ही रहने वाली है जैसे ही आपको ओरिजिनली मिलती। ठीक, यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड जो ऑब्जर्व वैल्यू वो दोनों ही एक होने वाली है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये हमारा जो पेंटालीन एंड हेप्टालीन कंपाउंड, ये इनके डाई एनायन पेंटालीन एंड हेप्टालीन ये तो हमारे खुद एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक होते हैं, बट इनके जो डाई एनायन होते हैं ये हमारे एरोमेटिक बन जाते हैं। ट्रोपोन हमारा इस तरीके से करने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने वाला है एंड ये जो ट्रोपोइलियम हो गया हमारा उनका इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगा। तो अब एक क्वेश्चन आता है हमारा कि ये मान लो एक हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है एंड ये हाइड्रोजन है। ये जो हमारा कंपाउंड है 1 ये स्ट्रांगली एसिडिक है। ये मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, आपको बताना है इसका आंसर। ये स्ट्रांगली एसिडिक है फॉर बोथ डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, आपको बताना है कि ये स्ट्रांगली एसिडिक है फॉर बोथ डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो देखो इसका मतलब ये है कि आपको एक एक करके ये बताना है कि ये चीज़ स्ट्रांगली एसिडिक है दोनों डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए। ठीक है, ये बताना है प्रूफ करके। तो देखो कोई भी कंपाउंड अगर एसिड होता है तो वो क्या करता है, अपना H जो है वो बेस आके उसके जो उस कंपाउंड के H को लेके चला जाता है। ठीक, तो फॉर एग्जांपल इस केस में हम जो बेस है उसको लेट कर लेंगे OH माइनस। इस केस में OH माइनस लेट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक हाइड्रोजन को हम लूज करेंगे, यहाँ से OH आएगा एंड अपने इसको ले जाएगा तो माइनस H2O निकलेगा। ये वाला हाइड्रोजन ऐसे ही रहने वाला है एंड यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये एक हमारा एनाइन बना। ठीक है, अब सेकेंड OH लेते हैं एंड सेकेंड हाइड्रोजन को भी निकालते हैं, तो यहाँ पे आके अटैक कर देगा। सेकेंड वाला भी हमारा निकल गया, तो दूसरी बार में हमारा ये कंपाउंड डाई एनायन कंपाउंड बना। आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो 2OH माइनस लिख के। ठीक है, या तो डायरेक्टली कर लो या तो एक एक करके निकाल लो। देखो अब इस चीज़ में ये कंपाउंड जो हमारा है ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये जो एटम है हमारा कार्बन का ये प्लेनर नहीं है, ये नॉन प्लेनर है। ठीक है, ये एटम हमारा नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर का मतलब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, होनी कितनी चाहिए, sp2 होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कंपाउंड हमें पता है कि ये एरोमेटिक होता है, जैसे मैंने ऊपर पढ़ाया आपको। ठीक है, अब ये कंपाउंड एरोमेटिक की वजह से ही ये स्टेबल कंपाउंड हो गया एंड ये स्टेबल है, इसका मतलब कि ये स्ट्रांगली एसिडिक है। कोई भी कंपाउंड अपने आप को स्टेबल बनाना चाहेगा, दोनों हाइड्रोजन निकालने के बाद वो कंपाउंड जब एरोमेटिक बन रहा है तो वो प्रेफर करेगा कि वो दोनों हाइड्रोजन अपने निकाल दे बेस के आने के बाद। इसीलिए ये स्ट्रांगली एसिडिक बिहेव करता है, क्योंकि इसके जो दोनों हाइड्रोजन हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन दे के उस कंपाउंड को चले जाते हैं OH के साथ।
तो ये कंपाउंड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिडिक बन जाता है, एंड स्ट्रॉन्ग एसिडिक के साथ साथ ये एरोमेटिक बन जाता है, ठीक है, और स्टेबल बन जाता है। तो अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे जो हम कवर करने वाले थे, एजुलिन एंड नैप्थेलिन की प्रॉपर्टीज़ को। ये दो कंपाउंड्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं हमारे यूपीएससी के केमिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर पे, ठीक है। एंड इनके बीच में डिफरेंस क्या है एंड सिमिलैरिटीज़ क्या है, और इनके कुछ बिहेवियर्स होते हैं, कलर का डिफरेंस होता है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे ढंग से पढ़ना एंड इसे याद कर लेना, कुछ कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है एजुलिन एंड नैप्थेलिन को। सबसे पहले तो एजुलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये स्ट्रक्चर होता है एजुलिन का, मतलब 7 मेंबर रिंग और इधर 5 मेंबर रिंग बन के ये एजुलिन बनता है। एंड नैप्थेलिन का तो आप सबको पता होगा, 2 बेंजीन रिंग होती है। नैप्थेलिन की रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताओगे, ठीक है। जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, सो प्लीज़ आप नैप्थेलिन की रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है वो आप लिख के मुझे बताओगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको कराया हुआ है, एंड कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना। तो ये मैंने बता दिया आपको, 7 मेंबर रिंग एंड ये 5 मेंबर रिंग, ठीक है, एंड ये 6 मेंबर रिंग एंड इधर ये 6 मेंबर रिंग। अब देखो इसमें जो सिमिलरिटी है, जो एजुलिन है एंड जो नैप्थेलिन है ना, इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी ये है कि ये एक वैलेंस आइसोमेरिज्म शो करते हैं, या फिर ये वैलेंस आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। अब ये वैलेंस आइसोमर्स क्या होते हैं, देखो वैलेंस आइसोमर वो होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, मतलब जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन जो रिंग का साइज़ है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला मतलब कि जो हमारा मान लो C5H12 है तो उधर भी C5H12 होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक। एंड रिंग साइज डिफरेंट होता है, मतलब एक में अगर 7 मेंबर रिंग बन रही है तो दूसरे में 6 मेंबर रिंग बन रही है। यहाँ पे देखो 7 मेंबर रिंग है एंड 5 मेंबर रिंग है। ओवरऑल कितने कार्बन्स बन रहे हैं हमारे, 12 कार्बन्स हैं ओवरऑल, ठीक है। यहाँ पे एक में 6 बन रही है, दूसरे में भी 6 बन रही है, यहाँ पे भी हमारे 12 कार्बन मेंबर्स हैं। तो इसका मतलब केमिकल फॉर्मूला हमारा सेम है, बस रिंग का साइज डिफरेंस है, तो इसीलिए ये हमारे वैलेंस आइसोमर है। इसे याद रख लेना, ठीक है। ये आपके कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको नंबर दिलाते हैं, वैल्यू एडिशन कराते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वैलेंस आइसोमर हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डाइपोल मोमेंट। जो हमारा एजुलिन का डाइपोल मोमेंट है वो 0.98 होता है, ठीक है। एंड जो हमारा नैप्थेलिन का डाइपोल मोमेंट है ये 0 होता है। 0 का मतलब कि ये हमारा नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है एंड ये पोलर है। पोलैरिटी है तभी तो डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये नॉन पोलर है। अब देखो इसमें ये नॉन पोलर क्यों है, यहाँ पे देखो जो हमारा कंपाउंड बनेगा ना नैप्थेलिन का, मान लो ये नैप्थेलिन है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने बताया था, कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर वो सबसे ज़्यादा तो जो स्टेबल होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। बट अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर प्लस एंड माइनस करता है, मतलब अगर वो अपने उसमें चार्ज में, अगर कोई भी चार्ज डेवलप हो जा रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे जो नैप्थेलिन है, नैप्थेलिन में मान लो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि एंथ्रासीन में डेवलप हो गया था उस तरीके से अगर ये चार्ज डेवलप हो जा रहा है तो ये कंपाउंड तभी स्टेबल होगा जब ये पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों ही स्टेबल हो जाएं, ठीक है। एंथ्रासीन के केस में हमारी जो तीनों रिंग थी
जो दो रिंग थी वो उन दोनों के बीच की रिंग की वजह से दोनों बेंजोइक कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जा रही थी, इसीलिए वो स्टेबल हो गया था कंपाउंड। बट इस टाइम इसमें ऐसी कुछ भी हमें स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। इसीलिए इसका जो हमारा जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर है ना, वो इस केस में जनरल की तरह ही बिहेव करेगा। मतलब जो हमारा जनरल क्राइटेरिया होता है कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेरेटिव टू चार्ज स्ट्रक्चर पे, तो इसीलिए ही हमारा इस क्राइटेरिया में यही ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, इसीलिए ये नॉन पोलर है। अगर ये स्टेबल होता तो ये भी हमारा पोलर हो जाता, नैप्थलीन भी, ठीक है। ये हमारा स्टेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी नहीं आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होने के बाद, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉन पोलर। ये पोलर, अब ये पोलर किस तरीके से आया है ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक। तो अब एक चीज़ समझते हैं कि ये जो हमारा एजुलिन है ना, एजुलिन हमने हिस्ट्री में पढ़ रखा है कि महात्मा गांधी इसके लिए लड़ाई किए थे। एंड ये एजुलिन कौन सा कंपाउंड है या मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि क्या है, बट उससे पहले आपको कमेंट कर देना है। तो चलो, ये हमारा डाइपोल मोमेंट हो गया, ठीक है। एंड अब हम समझते हैं कि ये जो हमारा कलर है, कलर का डिफरेंस है। एजुलिन हमारा ब्लू कलर का होता है एंड नैप्थलीन वाइट कलर का होता है, या फिर कलरलेस भी बोल सकते हो। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि हमारा जो एजुलिन है वो ब्लू कलर का क्यों होता है एंड नैप्थलीन वाइट कलर का क्यों होता है। दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, तो उसके बावजूद भी ये कलर का डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो आपको इसका आंसर मिलेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे ना तब। तो सबसे पहले एजुलिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। आपको यहाँ पे बॉन्ड इस तरीके से बनाना है, ठीक है। ये बॉन्ड का आपको जो प्लेसमेंट है वो याद रखना है कि इस तरीके से बनाना है। अब यहाँ पे देखो, जब हमारा ये बॉन्ड टूटेगा ना तो वो इस तरीके से टूटेगा, ये याद रखना है, ठीक। ये भूलना नहीं है, ये चीज़ आपको याद ही रखनी पड़ेगी कि बॉन्ड आप इस तरीके से नहीं तोड़ सकते, इधर से नहीं तोड़ सकते, आपको बॉन्ड यहीं से ही तोड़ना है, ठीक है। ये चीज़ आप याद कर लेना। क्यों तोड़ना है ये आपको आगे चल के पता चलेगा, जब आप पूरे उसको स्ट्रक्चर को बनाओगे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये स्टेबिलिटी आ रही है, इस वजह से ये बॉन्ड टूट रहा है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो इस केस में क्या होगा ना, ये नेगेटिव चार्ज अपना अलग डीलोकलाइजेशन करेगा एंड ये पॉजिटिव चार्ज अपना अलग ही स्टेबल हो रहा है, ठीक। ये साइमल्टेनियसली वर्क होने वाला है, अलग अलग नहीं करना है। अलग अलग करोगे तो आपका प्रोडक्ट डिफरेंट आ जाएगा। ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा एंड ये इधर बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे इधर बॉन्ड, यहाँ पे ये इधर बॉन्ड बनेगा एंड ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड इधर बन जाएगा। फिर से डीलोकलाइज करेंगे, इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज को। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया बन के, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फाइनली, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी सेम क्राइटेरिया आप देख रहे हो कि ये जो बॉन्ड है ना ये शेयर हो रहा है आपस में, ठीक है। इस पे कोई एरोमेटिसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो हमारा पार्शियल बॉन्ड फिक्सेशन है जो कि इसकी वजह से हमारा डेवलप होता है शेयरिंग के बाद, ठीक है, वो जो होता है हमारा कॉन्सेप्ट, उसकी वजह से हमारी एरोमेटिसिटी कम हो जाती है। बट यहाँ पे इस केस में दो कंपाउंड्स के बीच में ये शेयर तो हो रहा है, बट इसकी हमारी एरोमेटिसिटी ना मेंटेन्ड है, कम नहीं हो रही है, ठीक। यहाँ आपको ये क्लियर हो गया। अब इसके रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। इसको बॉन्ड नहीं बनाते। देखो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होता है
कि यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज रिवॉल्व हो रहा है इस रिंग के अराउंड एंड इस रिंग के अराउंड नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो है डाइपोल मोमेंट इसीलिए इस तरीके से इधर बनेगा एंड ये इसी वजह से ये हमारा इसका डाइपोल मोमेंट 0.98 है। ये नंबर आपको याद करना है कि 0.98 इसका डाइपोल मोमेंट है। इसी वजह से क्योंकि दो पोल्स यहाँ पे डेवलप हो गए हैं एंड नैप्थलीन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए वो नॉन पोलर है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट कि डाइपोल मोमेंट क्यों है इसमें एंड नैप्थलीन में क्यों नहीं है, ठीक है। एंड अब हम आते हैं इसकी कलर की बात पे। देखो कलर जो है हमारा वो क्यों आ रहा है, वो इस तरीके से आ रहा है क्योंकि ये जो हमारा देखो इस केस में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये 7 मेंबर रिंग है एंड ये 5 मेंबर रिंग है ना। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ही तो हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे रिंग में। 7 मेंबर रिंग से 5 मेंबर के बीच में यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी चेंज इन एनर्जी आने वाली है वो E5 माइनस E7 अपॉन E5 माइनस E7, ये चेंज इन एनर्जी आने वाली है कि 7 से 5 में जा रहा है, ठीक है। ये किसके बराबर होगी हमारी Hc/λ, ये पढ़ा है हमने केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो किसी की भी अगर आपको निकालना है कि उसका कलर आ रहा है तो आपको सबसे पहले उसकी वेवलेंथ निकालोगे। वेवलेंथ का डायरेक्टली रिलेशन होता है हमारा कलर से, ठीक है। तो वेवलेंथ आप यहाँ से जब निकालोगे तो वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी Hc/λ अपॉन E5 माइनस E7, ठीक। एंड यहाँ से आपका वैल्यू निकल के आएगी वेवलेंथ की 489 नैनोमीटर। 489 नैनोमीटर का मतलब है ब्लू कलर। तो यहाँ से पता चलता है हमारा कि ये कंपाउंड ब्लू कलर का होता है। ये जो वैल्यू मैंने लिखी है 489 नैनोमीटर, ये याद रखना नैनोमीटर है, ठीक। ये नैनोमीटर आपको वैल्यू याद रखनी है, तभी आपको पता चलेगा, तभी आप लिख पाओगे कि यहाँ पे ये कंपाउंड हमारा ब्लू कलर का होता है। सिर्फ अगर आपने थ्योरी बता दी कि ये ट्रांजिशन हो रहा है इस यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का, वो आपको एवरेज नंबर देंगे। जो प्रोफेसर चेक करने वाला है आपकी कॉपी, वहाँ पे आपको एवरेज नंबर मिलने वाला है। बट अगर आप ये वैल्यूज़ लिख लेते हो ना, जैसे लैम्डा की वैल्यू ये आने वाली है, ये देखो स्टैटिक चीज़ है, ये इतनी ही रहती है, तो आप याद ही क्यों ना कर लो, इससे अच्छा याद कर लो एंड इसको लिख दो ताकि एक अलग ही इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। एक वैल्यू एडिशन हो जाए, आपकी कॉपी दूसरों से हटके दिखेगी कि आपको आता है, थोड़ा सा अच्छा इम्प्रेस करेगी, इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। एंड ये जो हमारा डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है यूपीएससी में कि एजुलिन की इतनी होती है, नैप्थलीन की 0 होती है, मतलब नॉन पोलर होता है वो। तो ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इसलिए आप ये वैल्यू याद कर लेना, ठीक है। ये हमारा समझ में आ गया। आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि लार्ज रिंग की एरोमेटिसिटी, मतलब लार्ज रिंग का मतलब जिनकी तो 10 से ज़्यादा होते हैं एटम्स जिसमें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 10 एल्यूलिन हो गया, 12 एन्यूलिन हो गया, इस टाइप की चीज़ें। तो आई होप आपको इतना यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एंड आज का टॉपिक मैंने कवर कर दिया है एजुलिन एंड नैप्थलीन का। मेन टॉपिक यही था, बट कुछ कंपाउंड मुझे इंट्रोड्यूस कराने थे क्योंकि ये वरना ये छूट जाते, ये किसी टॉपिक के अंदर कवर नहीं होते, इसीलिए मैंने इसको पहले ही करा लिया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।